नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। एनसीईआरटी बुक्स की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी, आज हम हमारा पर्यावरण भाग 2 कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार का अध्ययन करेंगे। वह स्थान जहां भवन, बस्तियां विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? बसाव स्थल कहलाता है। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं। हम कहीं बसते हैं या मकान बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? अनुकूल जलवायु, न ज्यादा गर्मी हो न ज्यादा सर्दी, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। अब ऋतु प्रवास। अब ऋतु प्रवास क्या है? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के साथ नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ऋतु प्रवास ये जो पशुपालन वाले जो होते हैं वो 4 महीने कहीं रहते हैं और 4 महीने कहीं, ऐसे वे जब मौसम परिवर्तन होता है तो वो नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। इस पार्ट में इतना कुछ मैटर है नहीं तो ये इसको वन लाइनर में ही मैंने सारा इसमें शामिल करने की कोशिश की है। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। चतुर्भुज महामार्ग। अब ये स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग कहाँ कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग में कौन कौन से एरिया शामिल है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह मार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। यानी प्रश्न आए कि सबसे ऊंचा राजमार्ग विश्व में कहाँ है? तो कहाँ है? लेह में। और यह हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या क्या कहते हैं? सबवे कहते हैं। एक तो पुल बनाए जाते हैं और एक अंडरग्राउंड जो चलते हैं उसको क्या कहते हैं? सबवे कहते हैं। जोइनिंग से लहासा के बीच ये एक स्थान है। चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर चलती है? 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से कितना है? 5072 मीटर। यानी इतनी ऊंचाई पर ट्रेन चलती है। अब जलमार्ग। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है वो क्या है? अंतर्देशीय राजमार्ग है। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारी माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं और ये मार्ग बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो डिजनेरिया, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कहाँ है? ये ब्राजील में। अफ्रीका में कौन सा है? डरबन एवं केप टाउन। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में क्या है? लंदन। ये प्रमुख क्या है? बंदरगाह है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। यानी विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है?
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यानी विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इस अध्याय में इतना ही है। अब नेक्स्ट अध्याय मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश अमेजन बेसिन में जीवन। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके बीच में से ये कौन सी है? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है। और यहाँ कौन सी है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और यहाँ क्या है? 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ये भूमध्य रेखा के यहाँ बीच का भाग कौन सा? सिर्फ 10 डिग्री तक। तो 10 डिग्री तक जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। और जो अमेजन नदी है वो यहीं से बहती है। किससे? ये 10 डिग्री जो यहाँ है, यहाँ से कौन सी बहती है? अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों में प्रवाहित होती है। यानी अमेजन नदी के कहाँ प्रवाहित होती है? ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों में प्रवाहित होती है। अब ये अमेजन नदी, अब यहाँ से ये निकल रही है, ये दिख रही है आपको यहाँ पे, ये छोटी छोटी सहायक नदियां है। यहाँ कोलंबिया देश आ गया, इधर ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, ये सभी यहाँ इसमें इस मैप में दिख रही है। ये किसका है? दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका में कौन सी है? अमेजन नदी। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी किसका है? अमेजन नदी का। अभी जो ऊपर हमने अध्याय पढ़ा था उसमें से अब आपके लिए एक प्रश्न है कि केपटाउन बंदरगाह कहाँ स्थित है? कौन सा बंदरगाह है? केपटाउन बंदरगाह है। अब जलवायु। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। कितने डिग्री तक? 10 डिग्री कर्क रेखा और 10 डिग्री मकर रेखा के बीच में इधर फैला हुआ है। और पूरे वर्ष भर यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। क्या रहती है? नम और गर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। जो अमेजन बेसिन है वहां क्या है? प्रतिदिन वर्षा होती है और उसकी कोई चेतावनी भी नहीं दी जाती कि ये बारिश कब हो सकती है। अब वर्षा वन। इन
प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ये वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां और शाखाओं से छत सी बन जाती है। यानी जो अमेजन बेसिन में है वो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं और पत्तियां वो इतनी घनी होती है कि ऐसे लगता है कि छत बन गई है। और जिसके कारण क्या है, जो सूर्य का प्रकाश है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाता। जैसे ये सूर्य है और यहाँ क्या है, पेड़ लगे हुए हैं, तो ये आपस में ऐसे इनकी टहनियां जुड़ी हुई है कि ये जो पूरी सूर्य का प्रकाश है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित व नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। यानी उनको जिनको धूप की आवश्यकता नहीं होती ना, वही वनस्पति वहां पनप सकती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड व ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। यानी परजीवी पौधे कौन कौन से हैं? आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। अब कर्तन कर्तन एवं दहन की पद्धति में, अब कर्तन और दहन किसको कहते हैं? किसान पहले वृक्ष में झाड़ियों को काटता है, फिर भूमि साफ करता है, फिर इसको क्या कर देता है? जला देता है। इससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस प्रकार भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। यानी जो वृक्ष लगे होते हैं पहले उनको काट दिया जाता है और जो थोड़े बहुत झाड़ियां बचती है बाद में उसको साफ किया जाता है, फिर वहां उनको जला दिया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर इस साफ करके कुछ वर्षों तक इस पर खेती की जाती है। जब यह भी अनुपजाऊ भूमि हो जाती है तो ये लोग यहाँ से छोड़ के आगे दूसरी जगह में चले जाते हैं। इस कारण यहाँ के वनों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। पहले 1970 से पहले क्या था, जो ये अमेजन वन थे वहां कोई नहीं पहुंच पाता था, और अब यहाँ क्या है, हवाई जहाज से, ट्रेन, बाई बस, सब मार्गों से यहाँ पहुंचा जा सकता है। और यह विकास यहाँ अमेजन वनों के लिए विनाश का कारण बन भी रहा है। पहले यहाँ कोई नहीं पहुंच पाता था तो वनों की कटाई नहीं होती थी, तो अब यहाँ वनों की अंधाधुंध कटाई होने लग गई है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, अभी आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? प्रश्न फिर से देखें कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है वो भी बताएं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो किस बेसिन का निर्माण करती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। जो यह नदी बेसिन है वो कितने से कितने डिग्री है? 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अप्रवाहित होती है। यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसमें कौन कौन सी नदियां हैं? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। ये किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भी इसमें प्रवाहित होती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की प्रमुख विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील भी पाई जाती है। चाप झील हमने पीछे पढ़ा था ना, तो मुख्य नदी का एक भाग जो ऐसे अलग हो जाता है तो एक
झील का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं, चाप झील कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में क्या क्या पाया जाता है, सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। जो डेल्टा क्षेत्र है वो किससे घिरा हुआ है, मैंग्रोव वनस्पति से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तिरव ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है और ये स्पेशली कहाँ पाया जाता है, कांजीरंगा असम नेशनल अभयारण्य में भी ये पाया जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के एल्वन में जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो जल है उसमें एक डॉल्फिन मछली पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, सूसू। क्या कहा जाता है, सूसू कहा जाता है। अथवा यह एक अंधी डॉल्फिन है, यानी इसको दिखाई नहीं जाता है। कहा जाता है सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ये जो डॉल्फिन है वो इसके जल को जब पता कैसे चलता है कि ये जल शुद्ध है, जब ये इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है ये वहां पाई जाती है। नोट। अब जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। यानी 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, सिर्फ 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का कितना है 1029 और बिहार का कितना है 1102। भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका है, बिहार का, बाद में किसका, पश्चिमी बंगाल का। और राजस्थान का जनघनत्व कितना है, लगभग 200। और राजस्थान के कितने जिलों का जनघनत्व है, 500 से अधिक है। तो कितने जिलों का है, 2 जिलों का। कौन कौन से, जयपुर और भरतपुर का। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। अब नेक्स्ट है गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यानी गंगा नदी के संरक्षण या उसकी सफाई के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर व कस्बे स्थित है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, ये किसके किनारे हैं, गंगा नदी ने और इनके किनारे ये शहर स्थित है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम जहां क्या लगता है, कुंभ का महास्नान होता है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में क्या है, बौद्ध स्तूप है। लखनऊ का इमामबाड़ा, इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ में। असम कांजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य और अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट
जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल इनमें शामिल है। यानी जो ये शहर बसे हुए हैं नदी बेसिन में, इनमें ये क्या है, पर्यटन के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ महत्वपूर्ण ये क्रियाएं होती है, जैसे यमुना नदी के किनारे क्या स्थित है, ताजमहल, और गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है, इलाहाबाद में। और उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या है, बौद्ध स्तूप। इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ में। कांजीरंगा नेशनल अभयारण्य कहाँ है, आसाम में। मानस कहाँ है, मानस अभयारण्य कहाँ है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। टुक्कन, अब टुक्कन क्या है, एक पक्षी का नाम है। मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है, अब ये मेनियाक क्या है, अमेजन बेसिन का प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के किनारे पर है, हुगली नदी के। देवदार व फर किसके प्रकार है, शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देवदार और फर। बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है, डेल्टा क्षेत्रों में। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि पता चले कि आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। अब सुमेलित कीजिए। सूती कपड़े कहाँ हैं, गंगा के मैदान में। मलोका, मलोका क्या है, ढालू छत को। पिरान्ना एक, ये मत्स्य के लिए ये शब्द यूज हुआ है। और रेशम कीट यानी रेशम कीट पालन, कांजीरंगा कहाँ है, आसाम में। अब नेक्स्ट चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति। अब अत्यधिक उच्च तापमान, दिन में तापमान बहुत ऊंचा रहता है, और निम्न तापमान यानी रातें एकदम ठंडी हो जाती है, कई जगह माइनस तक पारा पहुंच जाता है। और विरल वनस्पति यानी कहीं कहीं झाड़ झकाड़ या झाड़ियां हैं और कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म व ठंडे हो सकते हैं। जैसे गर्म में तो आ जाएंगे थार का मरुस्थल हो गया, सारा का मरुस्थल, और ठंडे में क्या आ जाएगा, लद्दाख का मरुस्थल। गर्म रेगिस्तान सहारा। अब सारा रेगिस्तान कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर सारा मरुस्थल फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लगभग कितना है, 8,54,00,000 वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3.32 ऐसे कुछ है लाख वर्ग किलोमीटर। अब सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। अब सहारा मरुस्थल सारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा है, 11 देशों से। अब घिरा हुआ है। अब सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, सिर्फ यहाँ मिट्टी मिट्टी नहीं है, और भी बहुत सी कुछ है, वरन वहां बजरी के मैदान, नगर चट्टानी सतह वाले पठार भी पाए जाते हैं। यह चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ पठार भी है, चट्टानी पर्वत भी है, और यहाँ बजरी के मैदान भी है। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो कहाँ है, त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
यानी यहाँ का तापमान कितना रहता है 57.7 दर्ज किया गया था। तो नॉर्मली मानो 50 तो कम से कम रहता ही होगा, जब 50 में कितनी गर्मी हो जाती है। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा था। अब हरा भरा कैसे था, किससे पता चल रहा है? सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। यानी जो गुफाएं हैं उनमें चित्र बने हुए हैं। अगर हमने न नदी देखी है न मगरमच्छ देखा है, तो अगर हमने किसी जंतु को नहीं देखा है तो हम उसके चित्र कैसे बना देंगे? तो इसका मतलब ये क्या है कि यह जो आज रेगिस्तान है वह यह पहले भरा पूरा ये हरियाली से था। हाथी, शेर, जिराफ, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। यानी सब ये किसके कारण हुआ है? जलवायु परिवर्तन के कारण। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ आकाश बादल रहित व निर्मल रहता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और रातें अत्यधिक ठंडी होती है। तापमान गिरकर हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब 0 डिग्री तापमान हो जाता है तो क्या होती है? बर्फ जम जाती है। तो रात्रि में कितना हो जाता है? 0 डिग्री, और पहले के दिन में कितना रहता है? 50 डिग्री तक तापमान रहता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। अब वहां कौन सी वनस्पति है और लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं? सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। यानी यहाँ कुछ मरु उद्यान भी है। सहारा में मरुद्यान एवं विश्व में नील नदी घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने के कारण लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ, सरसों जैसी भी फसलें उगाई जाती है और मिस्र में उगाई जाने वाली कपास की फसल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी मिस्र में किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में कौन सा है? लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसको भविष्य का भी महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसके गर्भ में बहुत से खनिज पदार्थ छिपे हैं। अब इसके जो प्रमुख देश हैं अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में अब क्या पाए गए हैं? तेल के भंडार हैं। तो यहाँ अब अच्छा खासा विकास भी हो चुका है। सहारा में वैज्ञानिकों को मछलियों के कंकाल भी मिले। अब जो सहारा के रेगिस्तान में किसके कंकाल मिले हैं? मछलियों के। अब मछली कहाँ होगी? जहाँ नदियां होगी। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पहले नदियां थी, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गई या धरती में समा गई। जैसे सरस्वती नदी अब अपने राजस्थान में नहीं दिखाई देती, लेकिन सैटेलाइट से वो का भूमिगत दिखाई देती है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाते हैं। यानी जब आंधी चलती है तो क्या होता है? वहां से मिट्टी उड़ जाती है तो वहां गर्त बन जाते हैं। और इन गर्तों में क्या होता है? जो भूमिगत जल होता है वो सतह पर आ जाता है और वहां मरु उद्यान बनते हैं। यानी जो मिट्टी थी वहां से उड़ा ले गए तो वो खाली जगह होगी। खाली जगह होगी तो वो क्या होगी? थोड़ी गहराई में चली गई। तो गहराई में क्या था? जो भूमिगत जल है वो ऊपर आ जाता है। तो वहां किसका निर्माण हो जाता है? मरु उद्यान बनते हैं। और जो मरु उद्यान बनते हैं उनके आसपास लोग निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से भी बड़ा
हो सकता है। जैसे मोरक्को में टेफिला लेट मरु उद्यान ऐसा ही एक विशाल मरु उद्यान है। मोरक्को में कौन सा है? टेफिला लेट। यह कितना है? 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब ये कितना बड़ा उद्यान है, देखो 13,000 किलोमीटर में फैला है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। अब एक तो गर्म रेगिस्तान हो गया, एक कैसा हो गया? ठंडा। अब ठंडा रेगिस्तान कहाँ है? भारत के लद्दाख में। लद्दाख शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ क्या है? देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। यानी पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास है। और द्रास जो घाटी है वो कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृत्त हिमालय के में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रेणी है। अब ये क्या है? इधर गिलगित आ गया, सियाचिन, हिम, ये लद्दाख श्रेणी। अब ये यहां देखो, अब ये क्या है? जो जिला दर्रा आ गया। इधर क्या है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। और ये बीच का स्थान क्या है? लद्दाख है। और यहाँ ये कौन सी नदी है? श्योक नदी। ये श्योक नदी अभी रीट जो रद्द हुआ है उसमें ये पूछी गई थी श्योक नदी। उसमें ये से ऐसे था, ऐसे पूछा गया था श्योक नदी। तो ये कहाँ की नदी है? लद्दाख की। ये प्रश्न अभी रीट में आया था। अब ये बारालापचा दर्रा है, रोहतांग पास आगे, इधर तिब्बत और इधर ये हिमाचल। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड यानी गोर्ज का किसका निर्माण करती है? गोर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे गिरगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 से मीटर से अधिक पाई जाती है। यानी लद्दाख में ऊंचाई कितनी है? 3,000 मीटर से कितनी है? 8,000 मीटर तक। और जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,000 से थोड़ी सी तो ज्यादा है। तो ये लद्दाख कितनी अपना इतनी ऊंचाई पे स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री। अब गर्मियों में भी कितने डिग्री रहता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री में तो बर्फ जम ही जाती है, से कुछ ही अधिक होता है। एवं रात का तापमान 0 से कितना? 30 डिग्री, यानी -30 डिग्री चला जाता है। और शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है और माइनस कितना चला जाता है? 40 डिग्री। अब -40 डिग्री में हमारे भारतीय सैनिक लद्दाख में ड्यूटी देते हैं। अब देखो कितनी ठंड होती है -40 में। वनस्पति जात और प्राणी जात। लद्दाख घाटी में सरपत क्या होते हैं? विलो एवं पॉपुलर के उपवन हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। यानी सरपत और पॉपुलर के तो पेड़ है, और ग्रीष्म ऋतु में किस किस के फल लगने शुरू हो जाते हैं? सेब और ड्राई फ्रूट, अखरोट भी इसमें लगता है। अब लोग लद्दाख में अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या क्या है? बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिक्से, से एवं लामा यूरू। ये क्या है? प्रसिद्ध मठ है। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है?
लेह है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ए लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? हिमभूमि, क्योंकि लद्दाख में हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो इसको क्या कहते हैं? खा पा चान यानी हिमभूमि भी कहा जाता है। जो क्रिकेट का खेल होता है उसमें जो बल्ले का यूज होता है, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, और यह पेड़ कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। यानी तिब्बत और चीरू में एक जीव पाया जाता है, उसका नाम क्या है? एंटीलोप। तो उसका किसके लिए मारा जाता है? शाहतूश नामक एक ऊन है, तो उसके उत्पादन के लिए इसको मारा जाता है। यह ऊन कैसी होती है? हल्की और अत्यधिक गर्म होती है। अब प्रश्न उत्तर। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? उत्तरी भाग में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है। और लद्दाख कैसा है? ठंडा। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी है कौन है? बौद्ध एवं मुसलमान। रेगिस्तान की विशेषता है क्या है? विरल वनस्पति। विरल वनस्पति यानी कहीं कहीं झाड़ जकाड़ है या झाड़ियां लगी हुई है, वरना आधी जगह क्या है? रेत के टीले ही हैं। लद्दाख में हेमिस क्या है? हेमिस है एक बौद्ध मठ। मिस्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? कपास। मरु उद्यान क्या थे? जल के साथ गर्त थे। बेदुइन क्या है? सहारा। तेल कहाँ मिला है? लीबिया से। लामा यूरू क्या है? बौद्ध मठ है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।